हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं डिफ्लेशन इन चाइना के बारे में। काफ़ी टाइम से आप न्यूज़ सुन रहे होंगे कि चाइनीज़ इकोनॉमी में कुछ ना कुछ इश्यूज चलते ही आ रहे हैं। पहले जो ग्रोथ रेट है वो कम होता हुआ दिखा कुछ समय तक, और हाल ही में न्यूज़ आती है कि चाइना में डिफ्लेशन जैसे हालात बन चुके हैं। और एक्चुअल में वहाँ की कुछ एजेंसीज हैं, उन्होंने जो डेटा प्रोवाइड किया है उस डेटा के अकॉर्डिंग तो डिफ्लेशन ऑलरेडी चाइना में आ चुका है। आगे हम डिटेल में देखेंगे डेटा। आप आर्टिकल्स देख सकते हैं, मिंट का आर्टिकल है, द हिंदू का आर्टिकल है। चाइना slips into deflation as post-COVID recovery falters. Then Chinese deflation. China's July export tumble by double digits. अब इससे पहले जब न्यूज़ आई थी, जो रिसेंटली डिफ्लेशन की न्यूज़ आई है, इससे पहले ये भी न्यूज़ थी कि चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स जो हैं ये डिप हो रहे हैं बेसिकली। अब चाइना में एक एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ एनएसओ है, वैसे ही चाइना का नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक डेटा प्रोवाइड किया, और उस डेटा के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये डिक्लाइन हुआ है। अब बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका होता क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका रिटेल इन्फ्लेशन के लिए यूज किया जाता है। रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब बेसिकली हम दो तरह के टूल्स देखते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। एक होता है आपका WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा होता है CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब बेसिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ना, ये बिजनेसेस के पास जो गुड्स एंड सर्विसेज जो बेसिकली परचेस करते हैं उसे मेजर करता है कि उसमें कितना इन्फ्लेशन आया है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर बात की जाए तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली उस इन्फ्लेशन को मेजर करता है जो एक कॉमन मैन, एक रिटेल बायर के केस में देखा जाता है। जो एक्चुअल में एक रिटेल बायर इन्फ्लेशन फेस करेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस या मंथ ऑन मंथ बेसिस, तो उसके केस में CPI को ऑब्जर्व किया जाता है। और बेसिकली CPI में वो यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं ना जो एक कॉमन बायर, एक कॉमन मैन, एक रिटेल बायर ज्यादा खरीदता है। ठीक है, तो काफी कॉमन गुड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो डेटा दिया है उस डेटा के अकॉर्डिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये डिक्लाइन हुआ है बाय 0.3%। और ये डेटा है जुलाई 2023 का। मतलब यहाँ पे अगर हम जुलाई 2022 से कंपेयर करेंगे तो CPI जो है ये 0.03% डिक्लाइन हो गया। अब जब ये इतना डिक्लाइन हुआ है तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ा नहीं, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा, लेकिन डिफ्लेशन आ गया है, तो क्योंकि ये डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, अब जब CPI डिक्लाइन हुआ है तो जैसा मैंने आपको बताया कि CPI बेसिकली वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व करता है, इंक्लूड करता है जो एक कॉमन मैन, एक रिटेल बायर खरीदता है। ठीक है, यहाँ पर CPI में बेसिकली वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उन्हीं का वेटेज ज्यादा होता है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि CPI अगर यहाँ पर इफेक्ट हुआ है, इसका मतलब डिफ्लेशन जनरली वहां पर है, और वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो कम हो रही है। अब बेसिकली हम डिफ्लेशन की बात कर लेते हैं कि डिफ्लेशन है क्या। डिफ्लेशन एज द नेम सजेस्ट ये इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट है। बस यहाँ पर आपको एक वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। पहले हम डिफ्लेशन को देख लेते हैं। डिफ्लेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन मींस सस्टेन्ड डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। मतलब आपका जब प्राइस लेवल जो है ये इंक्रीज करता है तो वो हो जाता है आपका इन्फ्लेशन, और अगर प्राइस लेवल डिक्रीज करता है तो वो आपका हो जाता है डिफ्लेशन। मतलब एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए कि अगर टमाटर 20 रुपए किलो चल रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट मंथ अगर या फिर नेक्स्ट ईयर सेम मंथ में टमाटर 25 रुपए किलो होता है, तो आप यहाँ पर इन्फ्लेशन देख सकते हैं कि 5 रुपए का इन्फ्लेशन यहाँ पर है। ठीक है, टोमेटो के प्राइसेस में। बट अगर हम सेम चीज कंपेयर करेंगे कि टमाटर आज की तारीख में 20 रुपए किलो है और नेक्स्ट ईयर सेम टाइम पे टमाटर 15 रुपए किलो है, तो ये क्या हुआ? बेसिकली ये डिफ्लेशन का केस है। ठीक है, अब मैं वो कौन सा वर्ड बोल रहा था आपको पता है जिससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है? बेसिकली डिफ्लेशन इज डिक्रीज इन द प्राइस लेवल्स। ठीक है, जो जनरल प्राइस लेवल्स हैं वो डिक्रीज करते हैं तो वो डिफ्लेशन है। दूसरा एक टर्म है डिसफ्लेशन या डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, तो आपको डिसइन्फ्लेशन या फिर डिसफ्लेशन से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन का जब रेट डिक्लाइन होता है ना तो वो चीज हो जाती है डिसइन्फ्लेशन या फिर डिसफ्लेशन। ठीक है, आप देखेंगे सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है। ये आपका हो गया डिसफ्लेशन और ये आपका हो गया डिफ्लेशन, लेकिन दोनों का मीनिंग बहुत बदल जाता है। डिसफ्लेशन का मतलब बेसिकली इन्फ्लेशन का जो रेट है वो डिक्लाइन करेगा। कैसे? हम ऐसे देख लेते हैं कि अगर हम मंथ ऑन मंथ अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं, चलिए सपोज एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझिए
सपोज टमाटो का प्राइस है 20 रुपीज़ पर केजी, ये बढ़ के हो जाता है 24 रुपीज़ पर केजी, इसके बाद बढ़ के हो जाता है 26 रुपीज़ पर केजी, फिर उसके बाद बढ़ के हो जाता है 27 रुपीज़ पर केजी। तो आप देखेंगे जो इन्फ्लेशन का रेट है ना, वो यहाँ पर डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करें तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो इन्फ्लेशन का रेट है 4 रुपये बेसिकली। ठीक है, 4 रुपये, और अगर हम इसे परसेंटेज में देखेंगे, परसेंटेज में अगर हम इसे देखेंगे तो ये नियर बाय 20% होगा। ठीक है, इसके बाद 24 से जब 26 आएगा तो आप देखिए कि 2 रुपए का इन्फ्लेशन है ना, ₹2 का इन्फ्लेशन है। अब अगर इसको आप परसेंटेज में देखेंगे तो ये 10% से भी कम होगा। ठीक है, इसके बाद 26 से 27 है तो यहाँ सिर्फ 1 रुपए का इन्फ्लेशन है, और अगर आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो ये 5% से भी कम होगा। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए कि इन्फ्लेशन का रेट 20% था इनिशियली। ठीक है, इनिशियली इट वॉज 20%, 20% से कम होकर जब 24 से 26 गया तो हम लमसम में 10% मान लेते हैं, हालांकि ये 10 से भी कम होगा। इसके बाद ये 5% से भी कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इन्फ्लेशन का रेट देख रहे हैं, ये कम होता चला जा रहा है। प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन है, लेकिन इन्फ्लेशन का रेट कम हो रहा है। ठीक है, यही हो जाता है आपका डिसफ्लेशन या डिसइन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन हमारा हो जाता है कि डिक्रीज इन लाइक जनरल प्राइस लेवल्स। जब प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं तो वो इन्फ्लेशन है, एक सर्टेन रेट के साथ में इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें उसमें देखना है कि वो रेट नॉर्मल है या डिक्रीजिंग रेट है। अगर डिक्रीजिंग रेट है तो वो डिसफ्लेशन हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस ओवरऑल डिक्रीज कर रही है ना, ओवरऑल ही डिक्रीज कर रही है, जैसे आपका टमाटो है 20 रुपए किलो था, 18 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, तो ये आपका जो केस है ये क्लासिक केस होगा डिफ्लेशन का, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल प्राइस तो डिक्लाइन कर रहा है ना, प्राइस इंक्रीज तो कर ही नहीं रहा। यही डिफरेंस है, इन्फ्लेशन में प्राइस इंक्रीज करेगा। अब इन्फ्लेशन का एक केस आ जाएगा डिसइन्फ्लेशन का, जिसमें जो इन्फ्लेशन का रेट है वो डिक्लाइन करने लगेगा, और डिफ्लेशन में आपका प्राइस ही डिक्रीज कर जाएगा। आप देखिए ना, सीधा सीधा केस है, इन्फ्लेशन में प्राइस इंक्रीज करता है, डिफ्लेशन में प्राइस डिक्रीज करता है। इन्फ्लेशन का ही एक क्लासिक केस, डिसफ्लेशन, जहां पे इन्फ्लेशन की रेट डिक्लाइन करने लगती है। दैट्स इट। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये हमने देखा कि डिफ्लेशन बेसिकली होता क्या है, वो डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विसेज इकोनॉमी में जो भी हैं, उनकी प्राइस लेवल अगर डिक्रीज करने लग जाएगी तो वो डिफ्लेशन का केस है। ये होता क्यों है, द रीजन। अब रीजन की अगर हम बात करें उससे पहले हम एक छोटा सा बेनिफिट देख लेते हैं। अगर आप सोचिए प्राइस लेवल अगर कम होगी तो आप सोचिए कि आज आप 20 रुपए पर केजी में टमाटर खरीद पा रहे हैं, एंड महीने भर बाद अगर ये 15 रुपए पर केजी हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपका 5 रुपीज का सेविंग होगा, यानी कि आप 20 रुपए में 1 किलो से तो ज्यादा ही टमाटर खरीद पाएंगे। तो डिफ्लेशन का फायदा क्या होता है? डिफ्लेशन का फायदा ये होता है कि आप सेम अमाउंट ऑफ मनी में ज्यादा गुड्स या सर्विसेज खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये इसका एक सिनेरियो हो जाएगा। अब डिफ्लेशन के जो रीजंस हैं, क्या है रीजंस, क्या हो सकते हैं, क्यों किसी भी इकोनॉमी में गुड्स या फिर सर्विसेज की प्राइस डिक्लाइन करेगी? क्यों? बेसिकली प्राइस डिक्लाइन करने का मतलब क्या होता है? आप ऐसे समझिए कि किसी शॉपकीपर के पास में बहुत सारा सामान है लेकिन कोई खरीदता नहीं है, क्या करेगा? एक जनरल केस आप सोच कर देखिए, क्या करेगा वो शॉपकीपर? आई एम 100% श्योर वो किसी ना किसी तरीके के ऑफर्स प्रोवाइड करके और अपनी सेल बढ़ाने की कोशिश करेगा। दैट इज द सिनेरियो। ठीक है, ऑफर्स के साथ में अगर आप देखेंगे तो वो आपको कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स दे रहा है, प्राइस आपसे उतना ही ले रहा है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल के लिए ऐसे लीजिए कि भाई एक एसी खरीदने पर एक आयरन फ्री। ठीक है, या फिर होता है ना कि एक कूलर खरीदने पर एक आपको वाटर बॉटल फ्री। तो अगर आप देखेंगे तो आपको लग रहा है कि चलो ये फ्री मिल रहा है। ठीक है, बट अगर आप शॉपकीपर के केस में देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसने जो अपना मेन आइटम जो आपको सेल किया है उसकी प्राइस थोड़ी बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करी है ना, वो बहुत छोटी सी भी हो। तो यहाँ पर आप क्या समझे, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर डिमांड डिक्लाइन करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइसेस डिक्लाइन करेंगे। ठीक है, और ये शॉपकीपर के केस में क्या था, जब इसको ऑफर देने की जरूरत पड़ी तो डिमांड नहीं थी ना, तभी तो। अब प्राइसेस डिक्लाइन किए या फिर साथ में कोई ऑफर दे दिया, जैसे एग्जांपल के लिए ऑफर में यहाँ पर ऑफ भी तो हो सकता है ना, कि अगर आपने आज टेलीविजन खरीदा तो आपको 10% ऑफ, तो कहीं ना कहीं तो प्राइसेस डिक्लाइन ही कर दिए। हालांकि ये डिफ्लेशन का केस नहीं है, लेकिन अगर डिमांड कम होती है तो प्राइसेस को कम करना पड़ता है ना, यहाँ तो इनकी मजबूरी थी। ठीक है, मतलब शॉपकीपर की अगर हम बात करें तो, बट अगर इन जनरली डिमांड कम हो जाएगी तो भाई प्राइसेस तो फिर ओवरऑल इकोनॉमी में भी डिक्लाइन कर सकते हैं ना। तो डिफ्लेशन का सबसे पहला रीजन क्या, डिमांड कम होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि डिफ्लेशन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरा केस ओवर सप्लाई। गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कब कम हो सकती है? दूसरे केस में, जब उसकी ओवर सप्लाई हो। हम फिर से शॉपकीपर वाले एग्जांपल से ही समझते हैं। सपोज अगर आमने सामने दो शॉप्स हैं, आई होप कुछ लोग
तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे. So this is the shop of Gada Electronics and this is some famous shop से क्रोमा. अब यहाँ पर दो सप्लायर्स हैं, दो सेलर्स हैं, तो दोनों को कहीं ना कहीं प्राइस कम करनी पड़ेगी, तभी तो एक का माल बिक पाएगा. समझ रहे हैं आप? तो ये क्या केस होगा? ये ओवर सप्लाई का केस होगा, क्योंकि सप्लाई तो दोनों तरफ से ही है, ठीक है, लेकिन डिमांड सेम है और सप्लाई दोनों तरफ से है, यानी कि सप्लाई ज्यादा है, तो फिर भी प्राइस तो डिक्लाइन करनी ही पड़ेगी ना दोनों ही केस में. आप ऐसे सोचिए कि या तो डिमांड ही नहीं है, डिमांड है ही नहीं, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? प्राइस तो डिक्लाइन करना ही है ना. इसके अलावा बहुत ज्यादा सप्लाई आ जाता है, ओवर सप्लाई. ओवर सप्लाई के केस में क्या है? डिमांड तो उतना ही है ना, डिमांड तो लिमिटेड है, डिमांड लिमिटेड है, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा है. आप ऐसे समझिए कि अगर सपोज मार्केट में आप जाएं और टमाटर बहुत बहुत ज्यादा बिक रहा हो, ठीक है, और एक मतलब पर्टिकुलर सब्जी मंडी में आप जाते हैं, वहां पर टमाटर बहुत ही ज्यादा बिक रहा है और बहुत सस्ता बिक रहा है, लेकिन क्या सस्ता होने का मतलब ये है कि कोई ज्यादा खरीद लेंगे? लोग खरीद सकते हैं अपने अपना पर्पस के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप अगर 1 किलो टमाटर यूज करते हैं तो टमाटर अगर सस्ता है तो आप 10 किलो ले आएंगे. पॉसिबल है क्या? नहीं. और वो सस्ता है ही इसलिए क्योंकि ओवर सप्लाई है, खरीदने वाले लोग इतने हैं नहीं जितना प्रोडक्शन हो चुका है, जितना मतलब उसका होता है ना कल्टीवेशन हो चुका है. तो बेसिकली वही चीज आ जाती है कि या तो सप्लाई बहुत ही ज्यादा है या फिर डिमांड बहुत ही कम है. दोनों ही केस में सेलर्स और बायर्स का बेसिक जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है, ठीक है. आप ऐसे सोचिए कि अगर बायर्स बहुत ज्यादा है और सेलर्स बहुत कम है, तो ऑब्वियस ही बात है कि मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है या फिर सप्लाई लिमिटेड है. इन दैट केस प्राइस तो बढ़ेगा ना, क्योंकि हर आदमी पैसा लेके हाथ में खड़ा हुआ है, लेकिन उतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, उतना कल्टीवेशन ही नहीं है. तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर इम्बैलेंस हुआ. अब यहाँ पर इम्बैलेंस हुआ, जैसे हम रिसेंट अगर केस लें टोमेटोज का, तो जुलाई 2023 में इंडिया में टोमेटोज की जो प्राइस है ना, वो 100 रुपीज पर केजी से भी ज्यादा चल रही थी, ऑलमोस्ट 150 और 200 भी पहुंची थी कुछ सिटीज में. तो इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था सप्लाई बहुत लिमिटेड थी. आप देख रहे हैं प्राइस कितना शूट कर गया था, एकदम से स्पाइक हुआ था प्राइसेस में. इसका रीजन यही है कि सप्लाई लिमिटेड थी. और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ओवर सप्लाई है. तो आप इसे कंपेयर कर लें, जब सप्लाई लिमिटेड थी तो क्या था? प्राइस ऊपर चला गया. और जब ओवर सप्लाई है तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि खरीदने वाले लोग नहीं है. और जब खरीदने वाले लोग नहीं है तो उन्हें तो अपना सामान बेचना पड़ेगा ना. बेचना पड़ेगा तो क्या करेंगे? प्राइस कम करके भी एक एक्सपेरिमेंट है एक तरीके से कि हाँ प्राइसेस कम कर देते हैं, लेट्स सी अगर खरीदने वाले लोग खरीद लें तो. और जो हमने शॉप्स की बात की थी कि जब ओवर सप्लाई होता है, जब मल्टीपल सप्लायर्स या सेलर्स आ जाएंगे मार्केट में, तो ऑब्वियस ही बात है कि प्राइस उन्हें खुद ब खुद कम करना पड़ेगा. सेम प्राइस पे अगर वो बेचना चाहें या बढ़ाकर अगर वो बेचना चाहें तो पॉसिबल नहीं है कि कोई खरीदेगा, क्योंकि एज अ कंज्यूमर आप भी कोशिश करेंगे कि प्राइस कम से कम आपको पे करना पड़े. इसके अलावा क्या रीजन हो सकता है प्राइसेस कम होने का, यानी कि डिफ्लेशन का? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लोअरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट. अब टेक्नोलॉजी, अगर आप सोचिए कि अधिकतर चीजों में ऑटोमेशन आ जाता है या फिर आपके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जहां पर आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है या इनपुट कॉस्ट है वो काफी कम हो जाता है, वेल इन दैट केस प्राइस तो कम होगा ही ना, क्योंकि इनपुट कॉस्ट कम हो रहा है आपका. लास्टली, टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ सेंट्रल बैंक. अब सेंट्रल बैंक का एक सबसे बड़ा काम ये भी होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी लाइक इकोनॉमी के लिए सस्टेनेबल नहीं है, सूटेबल नहीं है, ठीक है, और बहुत कम इन्फ्लेशन या जीरो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन भी सूटेबल नहीं है. तो उस केस में सेंट्रल बैंक का ये लाइक एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए. जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में 2 से 4% का जो इन्फ्लेशन है ना, काफी हेल्दी माना जाता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा इन्फ्लेशन रहेगा तो कहीं ना कहीं डिमांड भी बनी रहेगी, ठीक है. ये एक तरीके से क्या बताता है, अगर थोड़ा सा इन्फ्लेशन है कि डिमांड बनी हुई है ना, डिमांड बनी हुई है, लोगों के पास पैसा है, वो खरीदने के लिए तैयार हैं, तो एक हेल्दी इकोनॉमी की लाइक साइन होती है कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन होना चाहिए. बट अब आप सोचिए ये 10%, 15%, 20% पहुंच जाएगा तब तो अनसस्टेनेबल है ना. आप सोचिए आज जो चीज 100 रुपए की मिल रही है अगले साल 150 की हो जाएगी, अगले साल 250 की हो जाएगी, उसके अगले साल 450 की हो जाएगी. तो ऐसे तो सैलरीज तो स्पेस पे नहीं बढ़ती है ना किसी की भी, या इनकम तो स्पेस पे किसी की भी नहीं बढ़ती है ना. तो बात वो है कि एक छोटा सा इन्फ्लेशन बहुत हेल्दी माना जाता है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए. और ये जो इन्फ्लेशन है बेसिकली सेंट्रल बैंक का काम होता है इसे मॉनिटर करना और इसे कंट्रोल करना. अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया है तो
इन दैट केस आप सोचिए बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया मतलब प्राइस राइज बहुत हाई है, प्राइस राइज बहुत ज्यादा हाई है, इसका मतलब कि सप्लाई तो बहुत लिमिटेड है, ठीक है, सप्लाई बहुत लिमिटेड है। या फिर इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है कि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, यानी कि डिमांड जो है ना, डिमांड बहुत ज्यादा है, तभी तो इतने हायर लेवल पे इन्फ्लेशन जाएगा ना। जैसे आप टमेटोज के प्राइसेस ही देख लीजिए, 1.5 महीने के अंदर टमेटो के प्राइसेस 3 गुना हो गए थे, 50 रुपए किलो से और लगभग 150 से 200 रुपए किलो। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि डिमांड लगभग सेम थी लेकिन सप्लाई बहुत कम हो गई, है ना। तो बेसिकली उस केस में सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेंट्रल बैंक को पता है कि डिमांड ज्यादा है या फिर सप्लाई कम है, और कई बार ऐसा सिनेरियो होता है कि सप्लाई का आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको डिमांड कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज जो है वो यूज करनी पड़ेंगी। ये काम किसका होता है? सेंट्रल बैंक का। अब सेंट्रल बैंक ही तो इन्फ्लेशन को मैनेज करेगा, तो जो मॉनेटरी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का काम होगा वो किसका होगा? सेंट्रल बैंक का होगा, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक बेसिकली दो तरह की पॉलिसीज लेकर आता है, या तो टाइट मनी पॉलिसीज या टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज, या फिर इजी मॉनेटरी पॉलिसीज, ठीक है। अब टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन जब स्पाइक कर जाता है तब यूज की जाती है। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिकली मतलब क्या है? टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज का बेसिकली मतलब है कि लोगों के पास पैसा बहुत है, या फिर मार्केट में जो पैसा है ना वो बहुत ज्यादा है, और सेंट्रल बैंक इसे कम करना चाहेगा। क्योंकि अगर लोगों के हाथ में पैसा कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड तो कम होनी है ना, डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई अगर सेम रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है यार कि इन्फ्लेशन बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब लोगों के पास पैसा कैसे कम किया जा सकता है? बैंक कैसे कम कर सकता है? बेसिकली आप सोचिए कि इंटरेस्ट रेट जो है ये बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बेसिकली जो कमर्शियल बैंक्स हैं आरबीआई से जो पैसा लेते हैं, हम आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई से जो पैसा लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अब जब उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो कमर्शियल बैंक लोन्स देते हैं उस पर भी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और अगर महंगा लोन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यार कुछ लोग तो कम ही लेंगे ना, ठीक है। इसके अलावा अगर फ्लेक्सिबल आपका मतलब लोन है तो उसमें भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, उसमें भी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो आपकी ईएमआईज बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि सेंट्रल बैंक मार्केट से पैसा खींचना चाहता है या फिर लोगों के हाथ में कम से कम पैसा पहुंचने देना चाहता है। लेकिन अब बहुत लंबे अरसे से अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज चली आ रही होंगी तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा बचेगा, पैसा आएगा, लेकिन पैसा एक कॉस्ट पर आएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा, इसके बाद जो है जो लोनिंग की प्रोसेस है वो थोड़ी सी टफ हो जाएगी, थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो इन दैट केस लोगों के पास उतना पैसा नहीं रह जाएगा, और जब पैसा इतना इजीली नहीं मिलेगा, अगर हम नॉर्मली बात करें, किसी बंदे को बाइक लेनी है, उसने सोचा कि भाई हाँ मैं कल जाऊंगा, मेरा कल के कल लोन सैंक्शन हो जाएगा और बहुत चीप लोन है, इतने की ईएमआई आएगी, मैं कल के कल ही बाइक बुक करवा दूंगा। बट अब एकदम से उसको पता पड़ता है कि भैया सेंट्रल बैंक ने जो है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं। इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ा दिए हैं तो उस केस में क्या होगा? उस केस में उसका जो ईएमआई है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके लोन का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और जब ईएमआई बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यार वो अपना प्लान जो बाइक बुक कराने का है वो अपना प्लान में भी शायद पोस्टपोन कर दे कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए। लेकिन अब आप सोचिए कि इंटरेस्ट रेट अगर बहुत लंबे अरसे से बहुत ज्यादा रहेगा, और मतलब बैंक जो है आपको बहुत इजीली लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे और महंगा लोन प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसे करते 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 एक सर्टेन टाइम आएगा जब डिमांड कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, और अगर डिमांड कम हो जाएगी तो रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा डिफ्लेशन। तो दैट्स हाउ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अगर एक लंबे अरसे तक चली आएगी तो उसके चलते भी डिफ्लेशन आ सकता है। हालांकि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कब यूज करती हैं सेंट्रल बैंक? वो यूज करती हैं जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो तब, ठीक है। अदरवाइज डिफ्लेशन के केस में डिफ्लेशन को कैसे हैंडल करेगी, कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी हैंडल करेगी, वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या हो सकता है डिफ्लेशन का? डिफ्लेशन का इम्पैक्ट पॉजिटिव अगर देखा जाए तो वो होगा लोअर इंटरेस्ट रेट। लोअर इंटरेस्ट रेट कैसे? अब डिमांड बढ़ाने के लिए सेंट्रल बैंक इजी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आएगा। इजी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आपके जो लोन्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह आपके कम हो जाएंगे। इंटरेस्ट रेट्स वगैरह कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप पैसा लेना चाहेंगे बैंक से, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स भी अगर बैंक मतलब सेंट्रल बैंक से उन्हें सस्ता लोन मिल रहा है, सस्ता पैसा मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यार वो भी ज्यादा पैसा लेना चाहेंगे, और ज्यादा पैसा लेके और वो भी अपना बिजनेस कंडक्ट करना चाहेंगे, लोन्स सस्ते रेट्स पर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, देना चाहेंगे। तो इंटरेस्ट रेट जो है डिफ्लेशन के केस में ये इसलिए लोअर हो जाते हैं क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसीज को थोड़ा सा इजी कर दिया जाता है, ठीक है।
थोड़ा इजी मॉनेटरी पॉलिसीज लाई जाती हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह को कट डाउन कर दिया जाता है, दैट्स हाउ मार्केट में पैसा पहुंचता है। दूसरा आता है बेटर सेविंग इंसेंटिव्स। अब आप देखेंगे तो डिफ्लेशन के केस में मनी की जो वैल्यू है ना वो बढ़ जाती है। आप दूसरे तरीके से समझिए, डिफ्लेशन के केस में हमने क्या देखा था कि टमाटर अगर अभी 20 रुपए किलो है तो आने वाले टाइम में 15 रुपए किलो हो जाएंगे। अब जब ये 15 रुपए किलो हो जाएंगे तो आपने 20 रुपए में ही ज्यादा टमाटर खरीदे ना नेक्स्ट टाइम। आप सोचिए कि 20 रुपए में ही आपने ज्यादा टमाटर खरीदे, आपने यहाँ 20 रुपए में 1 किलो टमाटर खरीदे थे, ठीक है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपने 20 रुपए में ऑलमोस्ट 1.3 kg टमाटर खरीदे हैं। तो आपके पैसे की वैल्यू बढ़ गई ना, आपने सेम मनी में ज्यादा क्वांटिटी बाय कर लिया। तो डिफ्लेशन बेसिकली बेटर सेविंग इंसेंटिव इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि पैसे की, मनी की वैल्यू बढ़ जाती है, परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। इसके बाद आता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी से यहाँ पर ये मतलब है कि जब प्रोडक्ट्स या फिर जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कम हो रही है डिफ्लेशन के केस में, तो कोई भी कंपनी चाहेगी कि अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं तो हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं और अपना जो बेसिक प्रोडक्शन कॉस्ट है या फिर हमारा जो सर्विस का कॉस्ट है उसे कम करें। और वो कम कैसे हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, अगर ज्यादा एफिशिएंट होंगे तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है वो डिक्लाइन करेगा। तो डिफ्लेशन का एक पॉजिटिव आउटकम ये भी तो होगा ना कि जो कंपनीज हैं, जो बिजनेस हाउसेज हैं, वो एफिशिएंसी की तरफ ध्यान देंगे और कहीं ना कहीं ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी निकल कर आएगी। ठीक है, क्योंकि सभी अपना फिर जो कॉस्ट है वो कम करना चाहेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिमांड कम है ना। जैसे चाइना का भी हम केस देखेंगे, चाइना के केस में मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ। चाइना के केस में बेसिकली डिमांड जो है ना, डिमांड कम हो गई है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है डिफ्लेशन के पीछे। इसके अलावा चाइना में इकोनॉमिक स्लोडाउन भी देखने को मिला, ठीक है, पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो स्लो पड़ती जा रही थी। तो ये दो रीजंस रहे हैं। तो बेसिकली हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी ओवरऑल बढ़ाने की कोशिश की जाएगी ना, क्योंकि डिमांड कम हुई है। अगर तो डिमांड कम हुई है तो कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, तभी डिमांड बढ़ सकती है ना। लास्टली फिक्स्ड इनकम जिन लोगों की होती है ना, उनके लिए काफ़ी फेवरेबल हो जाता है ये, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनी की वैल्यू बढ़ जाती है, पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अब जिनकी फिक्स्ड इनकम है ना, जिनकी फिक्स सैलरीज हैं, उनके लिए तो फेवरेबल ही होगा ना, क्योंकि वो अगर सपोज किसी बंदे की जस्ट फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज सैलरी है, ठीक है, तो 50,000 में अगर वो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकता है, तो डिफ्लेशन के केस में तो वो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर में और ज्यादा गुड्स और सर्विसेज बाय कर सकेगा ना सेम सैलरी में। तो उनके लिए तो बेनिफिशियल होगा। अब दूसरे इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स डिफ्लेक्शन के? ये तो हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देख लिए। नेगेटिव इम्पैक्ट्स बेसिकली होंगे, कौन कौन से होंगे? डाउनवर्ड स्पाइरल ऑफ इकोनॉमिक कंट्रैक्शन, ये सबसे खतरनाक चीज है, ये सबसे खतरनाक चीज है। समझते हैं इसे। बेसिकली डाउनवर्ड स्पाइरल ऑफ इकोनॉमिक कंट्रैक्शन होता क्या है? डिफ्लेशन के केस में ऑलरेडी जैसा मैंने आपको बताया था, डिमांड जो है ये कम है, ठीक है, या फिर ओवर सप्लाई है, दोनों ही केस में डिफ्लेशन आ सकता है। अब अगर डिमांड कम है तो आप सोचिए कि कंज्यूमर्स का फोकस रहता है कहीं ना कहीं लेसर प्राइस पे करने का। अब लेसर प्राइस पे करने का अगर उनका फोकस रहता है तो आप सोचिए कि अगर डिफ्लेशन आया और प्राइसेस डिक्लाइन हुई तो वो तो और चाहेंगे ना कि और प्राइसेस डिक्लाइन हो, वो तो ये चाहेंगे ना। ऑब्वियसली बात है, आप कंज्यूमर हैं, हम कंज्यूमर हैं, तो हम सब लोग तो यही चाहेंगे कि यार हमें सस्ते से सस्ता आइटम मिल जाए। कोई भी अगर हमें कोई चीज खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, कार खरीदनी है, फोन खरीदना है, XYZ कुछ भी हो सकता है वो, तो हम तो यही चाहेंगे ना कि उसका प्राइस और डिक्लाइन कर जाए, तब हम खरीदेंगे, नहीं? तो इन दैट केस आप सोचिए कि जो डिमांड ऑलरेडी कम है वो और कम हो जाएगी। क्यों? लोग अपनी जो भी चीजें बाय करनी है उन्हें, तो वो वेट करेंगे, ठीक है, और पोस्टपोन कर देंगे अपने प्लान्स, अपने जो प्लान्स है वो पोस्टपोन कर देंगे, तो डिमांड और कम हो जाएगी, ठीक है। और कम होगी डिमांड तो इसका फर्क इकोनॉमी पे कैसे पड़ेगा? आप सोचिए कि अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग हाउस के पास में ऑर्डर्स ही नहीं है क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है और मार्केट की जो डिमांड है वो और कम होती चली जा रही है, तो वो क्या करेंगे? वो प्रोडक्शन कट डाउन करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना, एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे समझे कि अगर इंडिया में सपोज जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि 1 लाख मोबाइल फोन हर महीने जरूरत पड़ती है, ठीक है, और इतना मैन्युफैक्चरिंग है, सडनली डिमांड हो जाती है 50,000 लाइक मोबाइल फोन्स की, है ना, और ये होता है बेसिकली प्राइस डिक्लाइन की वजह से, और ये डिमांड कम ही होती जा रही है। जैसा कि हमने देखा कि कंज्यूमर्स क्या सोचेंगे कि प्राइस और कम हो जाए,
तो डिमांड डिक्लाइन होती जा रही है। एक सर्टेन टाइम ऐसा आता है जब 5000 मोबाइल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है पर मंथ। तो आप सोचिए 1 लाख से 5000 सीधे। तो इन दैट केस मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस क्या 1 लाख ही पीसेस मैन्युफैक्चर करेंगे पर मंथ? नहीं, नॉट पॉसिबल। जब डिमांड ही नहीं है तो वो कैसे कर सकते हैं? जब डिमांड ही नहीं है तो वो कैसे कर सकते हैं? तो इस केस में बेसिकली वो प्रोडक्शन कट डाउन करेंगे। प्रोडक्शन कट डाउन करेंगे तो उनके रेवेन्यूज भी कट डाउन होंगे। रेवेन्यूज कट डाउन होंगे तो ये इशू आएगा। रेवेन्यूज कट डाउन हुए, प्रोडक्शन कट डाउन हुआ तो लोग फायर भी किए जाएंगे, जॉब लॉसेस भी होंगी। अब आप सोचिए कि जो लोग जॉब कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि मोबाइल का प्राइस कम होगा, उनकी तो जॉब ही चली गई। क्या वो मोबाइल खरीदेंगे? नहीं। तो जो 5000 मोबाइल्स की डिमांड थी वो और कम होते होते हो सकता है 1000 पे आ जाए। तो आपने देखा कि कहा 1 लाख मोबाइल फोन्स की रिक्वायरमेंट थी जो कि कम होते 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 सिर्फ 1000 पे आ गई। और उसका रीजन, पहले तो प्रोडक्शन कट डाउन हुआ, रेवेन्यूज कट डाउन हुए, लोगों ने तो अपना प्लान पोस्टपोन कर दिया। लेकिन इस पोस्टपोनमेंट के चलते बिजनेस हाउसेस के साथ में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। डिमांड को आप देखिए कितना डिक्लाइन किया। डिमांड डिक्लाइन हुआ तो प्रोडक्शन कट्स, और प्रोडक्शन कट्स इट विल रिजल्ट इनटू डिक्लाइन रेवेन्यूज व्हिच विल इवेंचुअली रिजल्ट इनटू जॉब लॉसेस। ठीक है, क्योंकि आपको अपना प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए कहीं ना कहीं आपको जो आपके इनपुट कॉस्ट है इंक्लूडिंग लेबर कॉस्ट वो मिनिमाइज करना ही पड़ेगा। और जब आप वो मिनिमाइज करेंगे तो बहुत से लोगों की जॉब जाएगी, और अगर लोगों की जॉब गई तो फिर से डिमांड कम हो जाएगी फर्दर। तो बेसिकली यही है आपका डाउनवर्ड स्पाइरल। ठीक है, लोग वेट करेंगे कि चीजें सस्ती हों, वो पोस्टपोन करेंगे, बिजनेस हाउसेस प्रोडक्शन कट डाउन करेंगे, प्रोडक्शन कट डाउन करेंगे तो उनके रेवेन्यूज कट डाउन होंगे, रेवेन्यूज कट डाउन होंगे तो वो फायर भी करेंगे लोगों को, लोगों की जॉब्स जाएंगी। लोगों की जॉब्स जाएंगी तो जो लोग प्लान कर भी रहे थे कुछ खरीदने के लिए वो भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, तो फर्दर ये चीज एग्रीवेट होती जाएगी और ये एक स्पाइरल है। ठीक है, आप सोचिए इस तरीके से लोगों ने अपना प्लान पोस्टपोन किया कि फर्दर प्राइस डिक्लाइन होगा। प्रोडक्शन हाउसेज ने जो प्रोडक्शन है वो कम कर दिया। प्रोडक्शन कम हुआ तो रेवेन्यूज कम हुए। ठीक है, रेवेन्यूज कम हुए तो जॉब लॉसेस फाइनली कहीं ना कहीं उन्हें प्राइस को कम करने के लिए, अपने इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए लोगों को फायर भी करना पड़ेगा, और प्लस डिमांड भी नहीं है। डिमांड नहीं है, जॉब लॉसेस हुए तो अगेन लोग पोस्टपोन ही करेंगे क्योंकि पैसा नहीं बचेगा, तो फिर से डिमांड कम हो गई। ठीक है, फिर से डिमांड कम हो गई, प्रोडक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जॉब चली जाती है तो लोग तो पोस्टपोन ही करेंगे ना अपने प्लान को, कारण कोई भी हो यहाँ पर। ठीक है, तो फिर से प्रोडक्शन फर्दर कट डाउन होगा, प्रोडक्शन फर्दर कट डाउन होगा तो फर्दर जो है कहीं ना कहीं लोगों को निकाला जाएगा और प्रोडक्शन कट डाउन होंगे, रेवेन्यूज कट डाउन होंगे। ठीक है, रेवेन्यूज अगर डिक्लाइन करेंगे फर्दर फायर किया जाएगा लोगों को, फर्दर फायर किया जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब कंपनी चलने की हालत में रहेगी ही नहीं और बिजनेस को शट डाउन करना पड़ेगा। और बिजनेस को अगर बंद करना पड़ेगा तो अल्टीमेटली फर्क किस पे पड़ेगा? अल्टीमेटली फर्क पड़ेगा इकोनॉमी पे। क्यों? मैन्युफैक्चरिंग का एक यूनिट बंद होगा, फिर 2 होंगे, फिर 4 होंगे, ऐसे करते करते कितने सारे यूनिट्स बंद पड़ जाएंगे। तो बेसिकली इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हम जो बिजनेस साइकिल में पढ़ते हैं बेसिकली, तो कहीं ना कहीं जॉब लॉसेस भी इसका एक फीचर है। ठीक है, और ये कब बेसिकली डिप्रेशन बन जाएगा हमें पता भी नहीं है ना। और डिप्रेशन में तो आप जानते ही हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस कैसा होता है बेसिकली। तो ये जो डाउनवर्ड स्पाइरल बनेगा ना, ये डाउनवर्ड स्पाइरल कब इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का रूप ले लेगा और कब ये होता है ना कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी डोंट नो। इसीलिए डिफ्लेशन कोई भी कंट्री नहीं चाहती है कि उनके केस में देखना पड़े। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आरबीआई भी ये इंश्योर करता है कि 2 से 4% का इन्फ्लेशन बना रहना चाहिए। फिर अगला इम्पैक्ट क्या हो सकता है डिफ्लेशन का? मैंने आपको बता दिया, फॉलिंग बिजनेस रेवेन्यूज। क्यों फॉल करेंगे अभी बताया आपको। बेसिकली डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो ये प्रोडक्शन अपना कट डाउन करेंगे, प्रोडक्शन कट डाउन करेंगे तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? बिजनेस रेवेन्यू भी फॉल करेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है ना कि डेब्ट सर्विसिंग बहुत महंगी हो जाएगी। अब डेब्ट सर्विसिंग महंगी हो जाएगी कैसे? बेसिकली आप ये सोचिए कि आपके मनी की, आपके पैसे की जो वैल्यू है ये बड़ी है, लेकिन ये पैसा तो आपने उधार लिया था ना, तो जिसने उधार दिया था उसके उसके वैल्यू लाइक उसके पैसे की भी तो वैल्यू बढ़ेगी ना, और वापस तो आप ही कर रहे हैं।
तो बेसिकली यहाँ पर डेट सर्विसिंग जो हो जाती है ना, वो डिफ्लेशन के टाइम पे महंगी हो जाती है। डेट सर्विसिंग इज बेसिकली आप जो भी लोन लेते हैं, जो भी उधार लेते हैं बैंक से, और जो ईएमआईज में वापस करते हैं, उसे हम डेट सर्विसिंग कहते हैं। ठीक है, फिर आता है रीजंस फॉर डिफ्लेशन इन चाइना। चाइना में क्या क्या रीजंस रहे हैं डिफ्लेशन के लिए। तो एक मैंने बताया था आपको कि वहां पर डिमांड जो है वो कम हो गया था। डिमांड कम होने का रीजन जो था कि एक तो था जीरो कोविड पॉलिसी। जीरो कोविड पॉलिसी में आपने देखा होगा कि चाइना में लाइक इंडिया से भी खतरनाक लॉकडाउन्स लगे थे। ठीक है, इंडिया से भी खतरनाक लॉकडाउन्स लगे थे, पूरे पूरे सिटीज को शट डाउन कर दिया गया था। सिर्फ ग्रोसरी शॉप्स खुली हुई थी और मेडिकल शॉप्स खुली हुई थी और सब कुछ बंद था। ठीक है, इंडिया के केस में तो जब रिजल्ट्स देखे गए कि हाँ लाइक बहुत ज्यादा डेथ रेट नहीं है, लोग रिकवर कर पा रहे हैं, तो मतलब होता है ना, ग्रेजुअली धीरे धीरे इकोनॉमी को रिज्यूम किया गया और धीरे धीरे चीजें खोली गई। बट चाइना के केस में ऐसा नहीं था, महीनों तक पूरे पूरे सिटीज शट डाउन रहे और ये चीज जो है ये बैकफायर कर गई। ठीक है, सो कॉल्ड जीरो कोविड पॉलिसी। दूसरा आता है स्लो डाउन इन प्रॉपर्टी एंड बैंकिंग सेक्टर। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी का केस ऐसा है ना कि अगर आप एवरग्रांडे का केस पढ़ेंगे, सॉरी, एवरग्रांडे बेसिकली चाइना का काफी बड़ा रियल एस्टेट का ग्रुप है और ये बेसिकली अपना जो इनका डेट था ये उसे सर्विस प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, काइंड ऑफ डिफॉल्टर बन गए थे। कुछ रीजंस थे इनके इनके इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स थे प्रोजेक्ट्स में और वो प्रोजेक्ट्स जो है वो फ्रूटफुल नहीं हो पाए और टाइम से चालू नहीं हो पाए। ठीक है, और उनके जो रिटर्न्स थे वो प्रॉपर मिल नहीं पाए। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। और प्लस प्रॉपर्टी का एक फेज था चाइना में, प्रॉपर्टी का एक फेज था जब चाइना में प्रॉपर्टी फ्रूटफुल थी, मतलब उसके रेट्स बढ़ रहे थे, बेसिकली रिटर्न्स अच्छे थे। बट एक सर्टेन टाइम के बाद ये चीज हो नहीं रही थी, प्राइसेस वगैरह भी स्टैग्नेंट हो गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि प्रॉपर्टी सेक्टर में जो स्लो डाउन आया। और जैसे एवरग्रांडे क्राइसिस बहुत ज्यादा पुराना तो है नहीं, रिसेंट ही है, तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ रीजन थे कि डिमांड में थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला। ठीक है, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर को अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर ने रियल एस्टेट कंपनीज को जो लोन्स दिए थे, जो डेट्स दिए थे, वो प्रॉपर सर्विस नहीं हो पा रहे थे और ये काफी बड़े बड़े बैड लोन से डील कर रहे थे। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन था और बड़े बड़े लॉसेस थे। ठीक है, लास्टली अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है चाइना में। अगर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 20% से ज्यादा यूथ, बेसिकली 16 से 24 साल के जो लोग हैं चाइना में, तो 16 से 24 साल के जो लोग हैं उसमें से 21% लोग चाइना में अनएम्प्लॉयड हैं बेसिकली। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 21% लगभग, है ना, इट इज ग्रेटर देन 20%। आप सोचिए कि लगभग 21% लोग जो कि यंग है, वर्किंग एज में है, वो अनएम्प्लॉयड है। अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी वो डिपेंडेंट है, और बेसिक नीड्स के लिए अगर वो डिपेंडेंट है तो बाकी चीजों में तो सवाल ही नहीं बनता कि किसी तरह की डिमांड पैदा होगी। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब चाइना के डिफ्लेशन के इम्पैक्ट क्या होंगे, इंडिया में भी इसके इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे भी, मतलब होता है ना, वर्ल्ड में भी इसके इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? अब सोचिए, चाइना एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है और एक बहुत बड़ा इंपोर्टर भी है। ठीक है, इंपोर्टर कैसे? इंपोर्टर ऐसे है कि भाई चाइना के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। ठीक है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया अब फिलहाल इंडिया जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है, बट फिर भी चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन में हाल फिलहाल में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम ये बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि चाइना की पॉपुलेशन इस समय ज्यादा होगी, है ना। तो अगर लार्जेस्ट नहीं भी है, सेकंड लार्जेस्ट भी है, तब भी डजंट मैटर। 1.3 से 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है, डिमांड कितनी होगी? अच्छी खासी डिमांड होगी, तो भाई इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा ना, सारी चीजें तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब चाइना के सबसे बड़े जो इंपोर्ट्स हैं बेसिकली उसमें आता है क्रूड ऑयल। ठीक है, तो आप सोचिए कि क्रूड ऑयल की डिमांड अगर ओवरऑल देखा जाए तो जितनी बड़ी पॉपुलेशन है चाइना में, और अगर वहां डिफ्लेशन आया है तो क्रूड ऑयल की डिमांड भी तो कम होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिमांड ओवरऑल कम हुई है, और क्रूड ऑयल की डिमांड कितनी कम होगी, कितनी कम हुई है, नॉट होगी, कितनी हुई है। जुलाई लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो जुलाई 2023 में लगभग 20% के लगभग डिमांड क्रूड ऑयल की कम हुई है, अप्रोक्सीमेटली 20%। तो आप सोचिए कि क्रूड ऑयल की भी डिमांड कम हो गई, है ना, और भी काफी सारी चीजों की डिमांड यहाँ पर कम हुई है। तो अब इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? इंपोर्ट्स की भी हम बात करेंगे, एक्सपोर्ट्स की भी करेंगे। अब बेसिकली इंडिया के केस में अगर देखा जाए
तो चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है, पहले तो वो कम हुआ, और उस रेट के कम होने के बाद अब न्यूज आती है कि चाइना में डिफ्लेशन है। ठीक है, तो ये दोनों न्यूज इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। ठीक है, इंडिया अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा सा पुश कर सकता है, एंड इंडिया कुड एमर्ज एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, क्योंकि चाइना इस समय बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है ना। तो ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करें तो नेगेटिव इफेक्ट भी होंगे ही कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि चाइना इज अमंग वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, और अगर वहां डिफ्लेशन है तो कुछ ना कुछ इश्यूज तो हर कंट्री को फेस करने पड़ेंगे। तो नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया के केस में ये होगा कि चाइना इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ फ्यू रॉ मटेरियल्स इंक्लूडिंग आयरन ओर फ्रॉम इंडिया। चाइना में अच्छा खासा एक्सपोर्ट जाता है इंडिया का भी। ठीक है, यानी कि अच्छी खासी तादाद में काफ़ी सारी चीज़ें चाइना इंडिया से इंपोर्ट करता है। तो आप सोचिए कि अगर वहाँ पे डिमांड का स्लो डाउन है तो इंडियन इकोनॉमी को पर भी तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डिमांड कम है तो इंडिया भी तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है उन्हें। एग्जाम्पल के लिए आयरन ओर। ठीक है, और आयरन ओर इंडिया जितना एक्सपोर्ट करता है उसका 70% सिर्फ और सिर्फ चाइना को एक्सपोर्ट करता है। तो ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा। अब वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड पे क्या असर पड़ सकता है चाइना में जो डिफ्लेशन आया है बेसिकली उसका। सबसे पहला आता है इसमें इंटीग्रेटेड ग्लोबल वैल्यू चेन्स। अब वर्ल्ड ने पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे कि सभी को इस चीज को इंश्योर करना था कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है ना, ये काफी डाइवर्सिफाइड हो और हम किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, लेकिन चाइना के केस में तो ये नहीं है ना, क्योंकि मेजॉरिटी चीज अब अगर हम देखें तो बेसिकली सबसे पहले आ जाता है पैंडेमिक। ठीक है, आपका कोविड 19 के बाद में अगला इशू आता है आपका रशिया यूक्रेन वॉर। ये दो इश्यूज को देखने के बाद हर एक कंट्री को यही लगता था कि बेसिकली जो सप्लाई चेन्स है ना, वो सप्लाई चेन्स किसी पर्टिकुलर कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे रशिया की अगर बात करें तो रशिया के केस में क्रूड ऑयल की बात की जाती है। इसके बाद चाइना के ऊपर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है चाइना के केस में भी। तो ये दो इवेंट्स देखने के बाद ओवरऑल वर्ल्ड को ये चीज़ समझ में आई कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है ना, काफ़ी डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। जैसे रशिया के केस में मैंने बताया आपको क्रूड ऑयल की बात की जाती है। इसके बाद चाइना के केस में अगर देखा जाए तो चाइना के केस में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मेटल्स की बात की जाती है। जैसे स्पेसिफिकली कुछ सेमीकंडक्टर बनाने में ऐसे मेटल्स यूज़ होते हैं जो चाइना का मेजॉरिटी होल्ड है एक्सपोर्ट्स पर। तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स भी तो डिसरप्ट होती है। ठीक है, और अगर ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होंगी तो ओवरऑल ग्लोबली ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो हैं वो डिसरप्ट होंगी। तो बेसिकली वर्ल्ड पे चाइना में जो डिफ्लेशन आया है उसका क्या असर पड़ सकता है? तो इसका ये असर पड़ेगा कि ग्लोबल जो सप्लाई चेन्स हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं, वो इम्पैक्ट हो सकती हैं। ठीक है, और अगर ये इम्पैक्ट हुई तो ओवरऑल ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे असर पड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद ग्लोबल ग्रोथ। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना इज अमंग वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर चाइना में ग्रोथ का इशू देखने को मिलेगा, चाइना का ग्रोथ अगर डिक्लाइन करेगा तो ग्लोबली भी तो इस चीज के रिपरकशंस देखने को मिलेंगे। लास्टली बात आती है मॉनेटरी पॉलिसी की। तो अब चाइना में अगर डिफ्लेशन है तो ऑब्वियसली बात है कि काफी सारे सेंट्रल बैंक्स को इस चीज को डील करना पड़ेगा। अब चाइना में अगर डिफ्लेशन है तो ऑब्वियसली बात है कि मॉनेटरी पॉलिसीज जो है सेंट्रल बैंक्स की वो भी तो चेंज होंगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल चाइना में अगर डिफ्लेशन है तो बाकी कंट्रीज में भी तो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के चांसेस बन सकते हैं। तो यही रीज़न है कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ का भी एक जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। सेंट्रल बैंक्स जो हैं अपनी अपनी कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन से डील करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़ लेकर आएंगे, क्योंकि ओवरऑल चाइना में अगर डिफ्लेशन है तो लोकल लेवल पे भी तो डिमांड कम होगा, और जो भी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ होंगी, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में भी डिमांड का स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। या फिर चाइना से अगर एक्सपोर्ट्स कम हो सकते हैं तो जो कंट्रीज़ चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है वहाँ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल
सेंट्रल बैंक्स को अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को प्रिपेयर करना होगा। और वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो चाइना का जैसा हमने देखा ग्लोबल सप्लाई चेन्स काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं जैसे चाइना है, रशिया है, इन पर। ठीक है। और चाइना का मैंने आपको एक और केस बताया कि चाइना सेमीकंडक्टर्स के केस में, सेमीकंडक्टर्स में जो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो मेटल्स यूज होते हैं, चाइना का उस पर स्ट्रांग होल्ड है। और लगभग 90% एक्सपोर्ट जो सेमीकंडक्टर के कुछ सर्टेन मेटल्स हैं जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं, उनका 90% एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ चाइना से होता है। तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ा परसेंटेज हो जाता है ये। ठीक है। इसके बाद आता है आपके वे फॉरवर्ड पे। तो अगर वे फॉरवर्ड यहाँ पे सबसे पहला देखा जाए तो स्ट्रैटेजीज जो हैं वो हमें चाहिए नेगेटिव इम्पैक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए। ठीक है। वो कुछ भी हो सकती हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना, या फिर जो अदर एक्शंस हैं हम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर डिफ्लेशन है तो फिस्कल स्टिमुलस एज वेल एज मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स, दोनों चीजें ऑप्ट करनी पड़ेंगी, तभी जाके चाइना में इस चीज को एड्रेस किया जा सकता है। तो ये हमारी होलिस्टिक डिस्कशन थी रिगार्डिंग डिफ्लेशन इन चाइना, और हमने उसके इम्पैक्ट्स देखे, डिफ्लेशन को समझा, और ये भी जाना कि इंडिया पर उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।